हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास है उसे पढ़ने वाले हैं, जो कि मुगल साम्राज्य है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था। सल्तनत काल उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे, उसी समय पे दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहे थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, आप प्रीवियस क्लास में उसके बारे में देख सकते हैं। अब आपका आता है मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट साम्राज्य, जो कि था मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हमने पढ़ा था लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश सल्तनत काल का आखिरी वंश था। इसके संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी, और इनके आखिरी शासक थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी एक इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ते हैं, जो कि हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। सन कौन सा था, समय क्या था, 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बाबर विजय हुए, इब्राहिम लोधी हार गए, और बाबर ने एक नए वंश की नींव रखी, नया साम्राज्य स्थापित किया, जो कि हमारा मुगल साम्राज्य। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और स्थापना हुई। तो बाबर कौन थे, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। और मुगल शासक क्या थे, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। हमने पहले पढ़ा था प्रथम तुर्की शासक कौन थे जो भारत आए थे, वो थे महमूद गजनी, उनके बाद उनके गुलाम मोहम्मद गौरी। ठीक है, और लोधी साम्राज्य वाले थे वो प्रथम अफगान शासक थे। इसी प्रकार बाबर कौन है, तुर्की मुसलमान थे। ये प्रथम तुर्की मुसलमान नहीं थे। प्रथम तुर्की शासक जो भारत आए थे वो कौन थे, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी पहले आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उन्हीं के गुलाम थे। ठीक है, तो ये तुर्की मुसलमान थे और सुन्नी, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क जगह है जहां से ये आए थे, और सिया और सुन्नी दो पार्ट होते हैं मुसलमानों में ही, एक सिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये सुन्नी मुसलमान थे। तो इस पॉइंट के साथ साथ आप यही पॉइंट याद रखिएगा कि मुगल शासक अपनी माता पक्ष से क्या लगते हैं। जिस प्रकार अपने पिता पक्ष से ये लोग तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे, उसी प्रकार मुगल शासक अपनी माता पक्ष से चंगेज खां के वंशज थे। अब चंगेज खान कौन था, चंगेज खान मंगोलों का एक प्रमुख सरदार था। तो चंगेज खान के वंशज कौन थे, मुगल शासक चंगेज खां के वंशज थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बाबर ने एक उपाधि धारण करी थी जो थी बादशाह। तो बादशाह की उपाधि अभी तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं करी थी। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, बाबर था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार एक उपाधि हम याद करते हैं फिर से, तुर्की शासक। अब देखिए प्रथम तुर्की शासक कौन था भारत में जो आया था, वो था महमूद गजनी। उसने जो उपाधि धारण करी थी वो कौन सी थी, सुल्तान। सुल्तान की उपाधि उससे पहले किसी ने धारण नहीं करी थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, महमूद गजनी था। इसी प्रकार बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बाबर था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो इससे पहले सिंपल ये आया होगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करी होगी और लूट कर सामान अपने देश में वापस ले गया होगा। लेकिन अब की बार इसने काफ़ी लार्ज पार्ट पे, काफ़ी बड़े पार्ट पे भारत के अपना अधिकार कर लिया। तो यहीं पर वो शासन करने लग गया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, इससे पहले किसी ने भी तोप का प्रयोग नहीं किया था। तोप खाने का प्रयोग करने वाला बाबर प्रथम शासक था भारत में। ठीक है, और कब पानीपत का युद्ध हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ उसके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। तो इब्राहिम लोधी के साथ साथ उनके मित्र जो थे ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, वो भी हारे थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इन दोनों की मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध में। ठीक है, अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे बाबर के पुत्र कौन थे, बाबर के पुत्र थे हुमायूं। तो हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। मतलब जब ये मर गए तो इनके परिवार के पास वो हीरा था, कोहिनूर का हीरा। तो वहां से हुमायूं ने ये हीरा लिया था, मुगल शासन में लाए थे हीरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल शासन में कोहिनूर हीरा कहां से आया। तो कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से मुगल शासन में आया हुमायूं के द्वारा। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप सभी को पता है अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए, और ये परफेक्ट टाइम है इसका सब्सक्रिप्शन लेने का। अभी तक आपको 10% डिस्काउंट मिलता था रेफरल कोड यूज़ करने पे, लेकिन अभी आपको क्या मिलने वाला है, 15% का स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है, और साथ में 10% जो डिस्काउंट मिलता था वो भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अनअकैडमी ने इतना डिस्काउंट कभी नहीं दिया है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेने का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो। साथ में आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते थे वो भी मिलेंगे, जैसे 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ का एडिशनल प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ऐसे ही 12 मंथ की अगर आप एनडीए कोचिंग लेते हैं तो 12 मंथ की एसएसबी कोचिंग आपको फ्री मिलेगी। एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। एनडीए के लिए आपका टारगेट एनडीए 2 बैच, और एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए तेजस बैच। ठीक है, तो आप प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। पहले जो प्राइस था उससे 15% डिस्काउंट प्राइस मिलेगा आपको 13-17 के बीच में, और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ज्ञानी 10। ठीक है, तो इसके बाद आपका है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर ने लगातार 4 साल तक युद्ध लड़े, 15, 26, 27, 28 और 29। आपको 26 का युद्ध याद होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता, 1526, उससे आप लगा सकते हैं उसने 4 युद्ध लगातार लड़े थे। तो पहला युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध, दूसरे युद्ध का नाम है खानवा, तीसरे का नाम है चंदेरी, और चौथे का नाम घाघरा। तो मैंने इस तरीके से याद रखा, पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद मैंने खाना खाया, खाने के बाद चंदेरी, चांदी की मिठाई खाई। जैसे खाना खाने का डेजर्ट खाते हैं, डेजर्ट कुछ खाते हैं मीठा,
कुछ मीठा खाने में चंदेरी की मिठाई, चांदी की मिठाई का, उसके बाद घाघरा। जैसे देखते हैं मुगल शासक घाघरा टाइप के वस्त्र पहनते थे, ठीक है, आप देख सकते हैं पुराने समय में घाघरा टाइप के वस्त्र दिखते होंगे आपको, तो वो पहनकर वो सो गए, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी सीक्वेंस बना के याद करने के, बस आपको पहले ही याद होना चाहिए 1526 में पानीपत का होता है, उसके बाद लगातार सीक्वेंस में पानी खांडवा हुआ 27 में, चंदेरी 28 में और घाघरा युद्ध 1529 में। आपको ये पक्ष याद करने पड़ेंगे किस किस के मध्य हुए थे, और सभी का जो रिजल्ट था वो सेम था, बाबर सभी युद्धों में विजय हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं बाबर के बारे में। प्रारंभ में बाबर के शव को, अब जब बाबर मरता है तो उसके शव को कहाँ दफनाया जाता है? आगरा में। तो आगरा जो थी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, तो आगरा के आराम बाग में ही इसे दफनाया गया। आपसे सिंपल सिटी पूछी जाती है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, उसकी राजधानी में आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान में उसे दफनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, बाबर की टॉम्ब कहाँ पर है, ठीक है, तो कहाँ पर है? काबुल। आप आंसर करेंगे। पहले कहाँ दफनाया गया था ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि उसे कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया है, ठीक है। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। अभी हमने देखा कि ये तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे, तो इनकी मातृभाषा भी तुर्की थी। परंतु मुगल शासकों की कार्यकारी भाषा, जिसमें कार्य करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज थी इनकी, वो थी फारसी। तो इनकी कार्यकारी भाषा जिसमें इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, अपनी जीवनी वगैरह लिखी है, वो फारसी भाषा है, लेकिन इनकी मातृभाषा तुर्की हुआ करती थी, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। तो जितने भी टॉम्ब है, मतलब जहाँ पे दफनाया गया मुगल शासकों को, और उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम क्या है, जहाँ पर उन्हें दफनाया गया उस जगह का नाम क्या है, और उनकी आत्मकथा की रचना किसने की है, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको सभी मुगल शासकों के बारे में। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या? बाबरनामा। इसकी रचना किसने की? बाबर ने खुद की थी तुर्की भाषा में। बाद में इसका अनुवाद करवाया गया फारसी भाषा में, जो इनकी कार्यकारी भाषा थी उसमें इसका अनुवाद करवाया गया, जो कि करा किसने था? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? ये अकबर के शासनकाल में रहते थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खान किसके दरबार में थे? एक कवि थे, और किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में रहा करते थे। सबसे कम उम्र पर गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर। तो आप में से कई लोगों को डाउट होगा, आप लोगों को लगता होगा कि अकबर सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा था, तो लेकिन अकबर 13 साल की आयु में गद्दी पर बैठा था। उससे भी कम आयु में बाबर बैठा था, जो कि 11 साल की मात्र आयु में मुगल शासक बना था, ठीक है। तो बाबर के बाद आपके जो नेक्स्ट मुगल शासक आते हैं वो थे हुमायूं। तो हुमायूं के शासनकाल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, लेकिन जो इनके शासनकाल में 2-3 युद्ध लड़े गए थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया या फिर किस किस के मध्य लड़ा गया, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। जैसे पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, तो 1539 से इन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट करा, और 2 युद्ध लगातार लड़े, 1539 देन 1540। तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा के युद्ध में शेर खान ने इन्हें पराजित किया। तो शेर खान के साथ युद्ध लड़े थे इन्होंने दोनों, 1539 वाला भी और 1540 वाला भी, और शेर खान ने दोनों युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। तो कॉमन बातें ये सारी, यह सब आप याद रख सकते हैं। तो शेर खान ने हुमायूं को पहले युद्ध में हराया, चौसा के युद्ध में 1539 में, और इसके मैक्सिमम क्षेत्र पर अपना राज्य कर लिया, ठीक है। उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि 1540 में होता है। शेर खान इसलिए दोबारा आक्रमण करता है, वो सोचता है कि अब तो ये कमजोर पड़ेगा तो दोबारा आक्रमण करता हूँ। तो शेर खान इस बार फिर सफल होता है, और जो इनकी राजधानी थी आगरा और दिल्ली, उन पर भी कब्जा कर लेता है। और इस कारण अब जो इनके मित्र थे उनके पास इनको भाग के जाना पड़ता है हुमायूं को, क्योंकि इनका बिल्कुल भी शासन नहीं बचता है, बिल्कुल पूरा शासन इनका चला जाता है शेर खान के कब्जे में। तो शेर खान ने पहला जो युद्ध था चौसा का युद्ध, उसको जीतने के बाद एक उपाधि धारण करी थी शेर खान से, उसने अपना नाम रख लिया शेर शाह। तो शेर खान ने चौसा के युद्ध के विजय पर उसने शेर शाह की उपाधि धारण करी। तो शेर शाह की उपाधि कब धारण करी? शेर खान ने, क्वेश्चन बनता है, चौसा के युद्ध के बाद धारण करी, ठीक है, 1539 में। तो दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं, 1539 चौसा का युद्ध, और बिलग्राम या दूसरा नाम है उसका कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। उसके बाद जब वो अपने भाग जाता है, अपने दोस्त के पास शरण ले लेता जाके, तो फिर जब उसने दोबारा सेना इकट्ठी कर लेता है, हमीदा बानो बेगम जो उसके मित्र थे, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे विवाह कर लेता है ये। तो जो अपने ससुर की सेना है उसके साथ वापस आता है हुमायूं, और सरहिंद का युद्ध लड़ता है। 1555 में युद्ध होता है। इस समय तक जो थे शेर खान की मृत्यु हो चुकी होती है, शेर खान का भी राज चला गया होता है, और वो छोटे छोटे पार्ट में बैठ गया होता है उनका शासन। तो पंजाब के शासक थे सूरी शासक, इनका शेर शाह से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, सूरी शासक अलग है, सिकंदर नाम था जिनका। इन पर आक्रमण करता है हुमायूं, और इनको पराजित करके दिल्ली गद्दी पर पुनः बैठ जाता है, दोबारा बैठ जाता है। अगर शेर खान जिंदा होते तो शायद ये दोबारा कब्जा ना कर पाता और मुगल साम्राज्य वहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन शेर खान उस समय तक मर चुके थे, उनका शासन भी जा चुका था। तो सूरी शासक थे सिकंदर, इनको पराजित करके दिल्ली गद्दी पर पुनः बैठा। किस वर्ष में बैठा? 1525 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली गद्दी पर बैठा, ठीक है। कौन सा युद्ध था? सरहिंद का युद्ध। अब एक इंपॉर्टेंट बात है हुमायूं नामा। जैसे बाबर नामा की रचना किसने करी थी? बाबर ने खुद करी थी। हुमायूं नामा की रचना किसने करी? गुलबदन बेगम ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, और हुमायूं नामा की रचना अलग स्त्री ने करी थी, इनका नाम था गुलबदन बेगम।
हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? अभी बाबर का मकबरा पढ़ा था हमने, कहाँ पर है? शुरुआत में उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी पसंदीदा जगह काबुल में उसे दफना दिया गया। हुमायूं का मकबरा आपका है दिल्ली में, और इस मकबरे को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर, तो उन्होंने इनका मकबरा बनाया, क्योंकि मरने के बाद खुद तो बना नहीं पाएंगे, तो इनके पुत्र जो है अकबर, उन्होंने इनका मकबरा बनवाया था, ठीक है, दिल्ली में मकबरा। अब देखिए शेर शाह काफी इंपॉर्टेंट रहा इस पीरियड में, हुमायूं पीरियड में, तो शेर शाह के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। जैसे शेर शाह थे कौन? शेर शाह सूर साम्राज्य के थे, ठीक है, जैसे ऊपर था सूरी शासक, इनका रिलेशन नहीं है शेर शाह से, क्योंकि सूरी हैं और ये सूर साम्राज्य के थे। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी थे। तो शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। तो इनके पिता कोई राजा वाजा नहीं थे, ये राजा बने, ठीक है। फरीद खान इनके बचपन का नाम था। बिहार में एक अफगान शासक के दरबार में रहा करते थे ये, और वहां पर इन्होंने एक शेर को मार दिया था अपनी छोटी आयु में। इन्होंने शेर को मार दिया था। शेर को मारने के बाद वहां के शासक थे, बिहार के शासक, उन्होंने इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। तो शेर खान की उपाधि कैसे मिली इन्हें? आपको पता चला फरीद खान से इनका नाम पड़ा शेर खान, और शेर खान से चौसा के युद्ध के बाद इनका नाम पड़ता है शेर शाह, ठीक है। तो इतना चेंज होता है, 3 बार इनका नाम चेंज होता है। शेर शाह ने बिलग्राम का युद्ध, जो कि सेकंड युद्ध था 1540 में, दिल्ली गद्दी पर बैठे। इस युद्ध के बाद ये वास्तविक राजा बने और दिल्ली गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। तो समय याद नहीं रहा शेर शाह की मृत्यु का, चल जाएगा, लेकिन कहां पर हुई? कलिंजर के किले को जीतने गए थे, तो वहीं पर एक दीवार गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शेर शाह की मृत्यु कहां हुई? कलिंजर के किले में। तो ये याद रखिएगा, कलिंजर के किले में शेर शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण शेर शाह का मकबरा है, जो कि सासाराम में स्थित है। तो सासाराम कहाँ है? बिहार में है। हिंदू जो इंडिया की एक वास्तुकला की शैली थी, वो शैली, और ईरान, जो शेर शाह थे वो ईरान के शासक, ईरान के थे रहने वाले, तो ईरानी वास्तुकला, दोनों वास्तुकला का समन्वय आपको मिलता है। वो कहाँ देखने को मिलता है? सासाराम में, जो कि शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का मकबरा किसने बनाया था? इनके पुत्र ने बनवाया था। इनके पुत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, तो उनका बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इनका मकबरा कहाँ है वो पता होना चाहिए आपको। सासाराम में, बिहार में स्थित है, ठीक है। हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है शेर शाह के बारे में, इसे आपको पता होना चाहिए। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किसने कराया था? शेर शाह को। तो आपको पता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी, जो कि मगध साम्राज्य का था। तो पाटलिपुत्र को अब अगला नाम मिला, पटना नाम मिला। तो ये पटना नाम किसने दिया? शेर शाह ने दिया। और साथ ही साथ शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, उसकी मरम्मत का कार्य भी करवाया था। नेक्स्ट शासक जो हमारे आते हैं वो थे अकबर। तो हुमायूं के जो पुत्र होते हैं वो थे अकबर। हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था, और पिता का नाम था हुमायूं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा आप। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। तो ये जलालुद्दीन कुछ करके गद्दी पर बैठे थे, काफी बड़ा नाम है। तो उसी में जो आई का नाम है जलाल, वही इनके बचपन का नाम था। और आपको पता है कि अकबर बहुत कम उम्र पे गद्दी पर बैठ गए थे। मात्र 13 साल की आयु में इनको राज्य का कारोबार सौंप दिया गया था। और सबसे कम उम्र पे राज्य पर, गद्दी पर कौन बैठे थे मुगल शासक? वो थे बाबर, मात्र 11 साल की आयु में। तो 13 साल की आयु में कोई भी राज्य तो नहीं चला सकता, आप सभी को पता है। तो इनको एक संरक्षक दिया गया, मतलब जो इनकी तरफ से राज्य पर अधिकार करेगा, राज्य को शासन चलाएगा, ठीक है। तो बैरम खान एक तरह समझ सकते हैं जैसे इनके पिता के रूप में कार्य कर रहे थे और इनकी तरफ से शासन चला रहे थे। तो बैरम खान का कार्य यह था कि जब ये समझदार हो जाए तो इनको इनका जो शासन है वो सौंप दे और खुद चला जाए, ठीक है। तो अकबर के संरक्षक का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने इनकी तरफ से पदभार संभाला शासन का, वो थे बैरम खान, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, अब पहली लड़ाई हम पढ़ चुके 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। अब ये दूसरी लड़ाई होती है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तो अकबर की तरफ से यहाँ पे कौन लड़ रहे थे? बैरम खान लड़ रहे थे, और हेमू एक शासक थे। इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है और अकबर इसमें विजय होते हैं, अकबर की इसमें जीत होती है। तो कब हुई, किस किस के मध्य हुई, ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड इनके पीरियड में एक युद्ध होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास का, 1576 ईस्वी में हुआ। कोई सा भी युद्ध भूल जाइए, लेकिन ये युद्ध नहीं भूलना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, और अकबर की इसमें विजय हुई थी। और अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। तो अकबर के सेनापति का नाम याद रखिएगा, मान सिंह था, जो कि इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं और अकबर की विजय होती है, ठीक है। मृत्यु नहीं होती है महाराणा प्रताप की इस युद्ध में, सिर्फ हार होती है, मतलब उनकी सेना काफी छोटी थी इसलिए हार जाती है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट धर्म स्टार्ट करा था अकबर ने, वो कौन सा था? दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म स्टार्ट कब हुआ, ये टाइम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ये एसएससी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। 1582 में दीन इलाही धर्म स्टार्ट हुआ था, और किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने, और इसके प्रधान पुरोहित अकबर ही थे, ठीक है। इलाही संवत, जिस प्रकार से हमने गुप्त संवत पढ़ा, शक संवत, विक्रम संवत, ये एक तरह का कैलेंडर है जो कि यूज किया जाता है। ऐसे ही इलाही कैलेंडर, इलाही संवत किसने स्टार्ट करा था? अकबर ने स्टार्ट करा था। जस्ट एक साल बाद दीन इलाही धर्म के 1583 में स्टार्ट किया गया था। ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इलाही संवत किसने स्टार्ट करा?
अकबर ने स्टार्ट करा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला, ये स्वीकार नहीं है, स्वीकार होगा ये, ठीक है, स्वीकार कर लीजिएगा इसे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा, तो इससे पहले ना ही किसी और हिंदू राजा ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था और ना ही इसके बाद किसी ने करा। ये एकमात्र राजा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करा, इसका नाम था राजा बीरबल। तो राजा बीरबल कौन थे? महेश दास नामक ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण थे महेश दास, जिनको राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, और किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये हमेशा अकबर के साथ ही रहा करते थे, ठीक है। तो ये प्रथम अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था अकबर का, ठीक है। अकबर ने बीरबल को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? कवि पिर्रे। तो कवि पिर्रे की उपाधि अकबर ने किसको दी? बीरबल को। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, और तानसेन एक म्यूजिशियन थे जो कि अकबर के दरबार में रहा करते, तो इनको किसकी उपाधि दी गई थी? कंठाभरण वाणी विलास की। तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी गई? तानसेन को। अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि दी थी? कवि पिर्रे की। तो ऊपर के पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बार इस पॉइंट को पढ़ लीजिए आप। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन थे, जिनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो ये कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में इन्हीं के नाम से संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसको कहते हैं तानसेन पुरस्कार, ठीक है। तानसेन कौन थे? ब्राह्मण परिवार के थे, और इनका असली नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, रामतनु पांडे इनका असली नाम था। जिस प्रकार महेश दास बीरबल का नाम था, उस प्रकार तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, और ग्वालियर के रहने वाले थे, ठीक है। अकबर के दरबार में संगीतकार थे। अब ये ऊपर पढ़ते हैं हम लोग कि राजस्व प्राप्त करने की जब्ती प्रणाली। तो राजस्व प्राप्त मतलब टैक्स वसूलने की एक प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली। ये अकबर के शासनकाल में चलती थी। तो याद रखिएगा, जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में थी? अकबर के शासनकाल में थी। और अकबर के दीवान कौन से? दीवान मतलब यहाँ पर है फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए, जो कि जितना खर्च हुआ, जितना पैसे आए, उन सब पे ध्यान रखते वो थे राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल इनके दीवान थे, और जब्ती प्रणाली राजा टोडरमल ने ही बनाई थी, ठीक है। एक और प्रणाली इनके टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा भी अकबर की शासन प्रणाली का एक हिस्सा थी। इससे पहले हम एकता प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं, उनको भी याद रखिएगा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। तो गुजरात विजय के लिए जो उसने आक्रमण किया था, उसी टाइम उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा, और वहीं पर ये पुर्तगालियों से भी मिला, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और गुजरात विजय से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, वो है बुलंद दरवाजा। तो जब गुजरात विजय कर ली, गुजरात पे अधिकार कर लिया अकबर ने, तो अपनी विजय को दर्शाने के लिए उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया अकबर ने? फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी क्या थी? अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। फतेहपुर सिकरी एक नया नगर बनवाया था, अकबर ने बसाया था यह नगर, जो कि आगरा के पास था, और इसने अपनी राजधानी, जो कि आगरा थी मुगल शासन की राजधानी, उसको वहां से हटाकर फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित किया। तो इसे याद रखिएगा कि नई राजधानी फतेहपुर सिकरी किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर था? फतेहपुर सिकरी में ही था, ठीक है। और किस उपलक्ष्य बुलंद दरवाजा बनवाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अब अकबर ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई थी? स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं वो देख लीजिए आप। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं इनके पिता थे, तो पिता की कब्र किसने बनवाई? पुत्र ने बनवाई। तो ये इजीली याद रख सकते हैं कि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में। नेक्स्ट है आगरा का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला आपको पता है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले से कंफ्यूज मत होना, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, और आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में शाही महल, तो ये दोनों अलग पॉइंट है, यहाँ पे एक कॉमा डाल लीजिएगा। फतेहपुर सिकरी में शाही महल, तो फतेहपुर सिकरी में शाही महल बनाया। तो फतेहपुर सिकरी की जितनी ज्यादातर जो भी इमारतें फतेहपुर सिकरी के अंदर, वो अकबर ने बनवाई थी। तो फतेहपुर सिकरी में शाही महल भी अकबर ने बनवाया, पंचमहल बनवाया, बुलंद दरवाजा हम पढ़ चुके। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद इन्होंने एज अ सेकंड राजधानी बना रखा था, किसने? अकबर ने। तो इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना, दीवाने खास, तो इन 4-5 इमारतों का नाम याद रखिएगा, जो कि अकबर ने बनवाई थी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न। तो अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे जिनको नवरत्न कहा जाता था। तो ये किसी ना किसी फील्ड में दिग्गज थे, तो इनको अपनी मंडली में शामिल कर रखा था अकबर ने। तो उसमें से इंपॉर्टेंट नाम है अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, टोडरमल और राजा मानसिंह। तो बीरबल के बारे में पढ़ चुके, ठीक है, कौन थे? तानसेन के बारे में पढ़ चुके। राजा टोडरमल इनके दीवान थे जिन्होंने जब्ती प्रणाली बनाई थी। राजा मानसिंह कौन थे? उन्होंने नेतृत्व किया था इनकी सेना का, किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में। अबुल फजल के बारे में पढ़ना है। तो अबुल फजल ने क्या करा था? इंपॉर्टेंट काम, अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। जैसे बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था बाबरनामा, जिसकी रचना किसने करी? बाबर ने खुद करी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं हुमायूं। हुमायूं की आत्मकथा का नाम था हुमायूं नामा, जिसकी रचना किसने करी थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अब आते हैं हमारे अकबर, जिनकी आत्मकथा का नाम था अकबरनामा, और इसकी रचना किसने की? अबुल फजल ने। बाबर से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, बाबर की आत्मकथा का
फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि इन्हीं नवरत्न में से एक थे, अब्दुल रहीम खान खाना। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, एयरफोर्स, एसएससी सब में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी। अनुवाद विभाग में इसने क्या करा कि जो भी अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट, जैसे पंचतंत्र काफी फेमस बुक है, उसका इसने अनुवाद करवाया अपनी भाषा फारसी भाषा में। और भारत के जो 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, उनका भी इन्होंने संस्कृत या फिर अवधी जो भाषा थी उससे इनका अनुवाद करवाया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो रामायण लिखी हुई यहाँ पे, रामायण की भाषा क्या संस्कृत थी और रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी थी। तो रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया। और महाभारत का इसने नाम भी चेंज करा था फारसी में अनुवाद करने के बाद, जो कि था रजमनामा। रजमनामा नाम याद रखेगा, महाभारत का नाम है। जब इसका फारसी अनुवाद हो गया तो इसका नाम रजमनामा रखा गया, जिसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो रजमनामा किसका नाम था? महाभारत का, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखिए, इसने पंचतंत्र नामक बुक की रचना करी, अपनी भाषा में अनुवाद करवाया, साथ में महाभारत, रामायण, तो साहित्य में इसने काफी दिलचस्पी दिखाई, तो इसीलिए इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं क्यों कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ऐसे हमने गुप्त शासन के टाइम को क्या पढ़ा था? हिंदी उससे कहा जाता था भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। तो दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त शासन को कहा जाता है और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अब आप दिल्ली में हुमायूं का मकबरा देखेंगे तो वहाँ पे 4 बाग बना हुआ है। तो 4 बाग बनाने की परंपरा किसने स्टार्ट करी? अकबर ने चलाई। और 4 बाग आपको कहाँ दिख जाएगा? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में आपको 4 बाग दिख जाएगा। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए मैंने ऐड कर लिया। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था। तो इस क्लास में हमने मुगल शासन के 3 राजाओं के बारे में पढ़ लिया है, बाबर, हुमायूं, अकबर। इसके बाद आपके 3 मुगल शासन के राजा और रहते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद आपका मुगल शासन समाप्त हो जाएगा। तो जितनी भी क्लासें मैंने कराई है उसमें आपको टोटल बता दिया जो भी आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी 12th लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। लूसेंट की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लूसेंट की बुक से ही सारे फैक्ट्स लिए हुए हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने फैक्ट्स में जोड़ दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो देखें और जो आपकी लूसेंट बुक है उसमें इन फैक्ट्स को हाईलाइट कर लें और जो फैक्ट्स में नहीं दिए हैं उसको आप अलग से लिख लें। और जब बाद में आप पढ़ें तो आप सिंपल जो बुक में जो आपने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं उनको जितनी बार रिवाइज कर पाएं, बस आपको ये करना है और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगी। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर क्लास पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें अगर आपको लगता है ये क्लास यूजफुल रही और आपके कुछ काम आई। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।